जय हिंद दोस्तों। मैं इनाम मलिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 133 के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका एग्ज़ाम 28 मार्च को है। इस वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी ही रिलेटेड वीडियोस, एग्ज़ाम से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर इसमें किए जाएंगे इस चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हमने आज का टॉपिक लिया है बीपीएससी 133 का चैप्टर 1 से। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलनात्मक सरकार किस प्रकार तुलनात्मक राजनीति से भिन्न है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वही क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और आप इन्हें भी अच्छे से एक दो बार देख लेते हो, तो आई होप आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम कंप्लीट या अपना एग्ज़ाम लिख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलनात्मक सरकार किस प्रकार तुलनात्मक राजनीति से भिन्न है। उत्तर देखते हैं। तुलनात्मक सरकार तथा तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति एक दूसरे से भिन्न हैं। देखो, तुलनात्मक सरकार के बारे में देख लेते हैं। जब तक तुलनात्मक सरकार की बात करते हैं, जब हम तुलनात्मक सरकार की बात करते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय होता है भिन्न भिन्न देशों की संस्थाओं की तुलना करना। यानी जब भी हम तुलनात्मक सरकार की बात करते हैं तो उससे जो टारगेट होता है हमारा, वो होता है बहुत सारे देशों की सरकार के बारे में तुलना। कैसी तुलना? उनकी शक्तियों के बारे में, उनके गुण, कार्यों, दोष का अध्ययन किया जाता है कि क्या उनमें विशेषताएं हैं, क्या कि किस देश में क्या शासन पद्धति है, लोकतंत्र है या राजतंत्र है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम तुलनात्मक सरकार कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति क्या है। तुलनात्मक राजनीति की धारणा काफ़ी विस्तृत है। ठीक है, देखो, तुलनात्मक सरकार में क्या था? तुलनात्मक सरकार में केवल सरकारों की बात की जाती है, लेकिन तुलनात्मक राजनीति का जो कार्यक्षेत्र है या एक एरिया जो कहा जाए, तो वो काफ़ी विस्तृत है। इसमें विभिन्न समाजों, समूहों और व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार शामिल होता है। इसका संबंध केवल सरकारी संस्थानों से नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इसका जो संबंध है, जैसे हमने ऊपर देखा, तुलनात्मक सरकार में सिर्फ हम सरकार के बारे में बात करते हैं, लेकिन तुलनात्मक राजनीति में जो हमारा टारगेट होता है, जिसके बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ सरकार नहीं होती। इसमें गैर सरकारी संस्थानों को भी शामिल किया जाता है, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह या चुनाव सभाएं, भाषा, धर्म, इन सभी टॉपिक्स पर अच्छे से डिस्कस किया जाता है। तो इसी को तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति में क्या अंतर है। इसको अच्छे से करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। क्या यह कहना संभव है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल सरकारों के अध्ययन की एक पद्धति से है? एक बार और पढ़ता हूँ। क्या यह कहना संभव है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल सरकारों के अध्ययन की एक पद्धति से है? आइए उत्तर देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति एक व्यापक अवधारणा है। तुलनात्मक राजनीति केवल सरकारों के अध्ययन तक सीमित नहीं है। तुलनात्मक राजनीति में सरकार के अलावा बहुत सारे गैर सरकारी संस्थानों का भी इस्तेमाल किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। सभी प्रकार की राजनीतिक बातों के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति अपेक्षाकृत व्यापक अवधारणा में वाली है। इसमें राज्य से जुड़ी लगभग प्रत्येक गतिविधि का अध्ययन होता है। राजनीति का संबंध केवल औपचारिक संस्थानों जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका व न्यायपालिका से नहीं है, बल्कि अनौपचारिक संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है, जैसे हमने ऊपर देखा भी। तो इसका आंसर यही रहेगा। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र और विषय। क्षेत्र का विकास विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में बदलती हुई है। देखो, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र और विषय। विषय क्षेत्र का विकास।
विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में बदलता रहा है, सामाजिक राजनीतिक चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। इस पर टिप्पणी करनी है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और स्वरूप देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संदर्भ में राजनीतिक विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। इसकी प्रकृति के संदर्भ में मुख्यतः दो दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं या दो दृष्टिकोण आए हैं। तो पहला दृष्टिकोण यहाँ पर देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति का लंबात्मक यानी वर्टिकल स्वरूप या प्रकृति। इस मत में विश्वास रखने वाले विचारकों के अनुसार, जो विचारक इसमें विचार रखते हैं उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों का विश्लेषण और अध्ययन है। इसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की परस्पर तुलना को महत्व दिया जाता है। इस दृष्टिकोण के आलोचकों का मानना है या मत है कि यह दृष्टिकोण तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थानों के अध्ययन पर ही अधिक बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थानों के अध्ययन पर ही बल दिया जाता है, अतः इसके आधार पर राजनीतिक व्यवहार की जटिलताओं को नहीं समझा जा सकता। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल में और काफ़ी ज़्यादा जो है आसान शब्दों में इसमें दिया गया है। आप एक दो बार इसको खुद भी पढ़ना और मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको लिख कर आप देखें। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन चल रहे हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। हमने ऊपर स्वरूप और प्रकृति देखी या स्वरूप, तो नीचे देखेंगे हम प्रकृति, दूसरी प्रकृति तुलनात्मक राजनीति, क्योंकि दो प्रकृति होती है, ऊपर हमने पढ़ा, नीचे देखते हैं तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिज प्रकृति। इस मत में विश्वास रखने वाले विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरकारों का क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। इस धारणा के अनुसार तुलना दो प्रकार से हो सकती है। पहली यानी ये है, एक ही देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकार की विभिन्न कालों के आधार पर तुलना। एक ही देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकार जो है उनके पहले शासन पहले कभी शासन जो हुआ उसकी और अब जो प्रेजेंट में है वो शासन, उसकी तुलना करना एक तरीके से, ठीक है, आधार पर तुलना। और दूसरी है विश्व में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की तुलना से है। तो तुलनात्मक राजनीति का जो क्षैतिज प्रकृति है उसमें दो अन्य प्रकृति बताई गई हैं, जिसमें प्रकार बताए गए हैं तुलना के, जिसमें एक ही देश में विभिन्न समय में चलने वाली सरकारों के बारे में तुलना करना, और दूसरा पूरे विश्व में जो विभिन्न राष्ट्र हैं, विभिन्न देश हैं, उनकी सरकारों के बारे में तुलना करना। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका एंड देख लेते हैं। स्वरूप हमने देखा, अब क्षेत्र देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र। देखो, तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र का सीमांकन अभी तक नहीं हो सका है। तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है उसका सीमांकन अभी नहीं हुआ है। यह एक ऐसा विषय है जो संक्रमण काल की अवस्था से गुजर रहा है, यानी मध्यम, यानी अभी ये बीच का काल है, मिड में। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में परंपरागत और आधुनिक विचारकों के बीच मतांतर पाया जाता है, यानी जो पारंपरिक और आधुनिक विचारक हैं उनके बीच में मतभेद पाए जाते हैं या उनके बीच में अंतर पाया जाता है, उनके मतों में अंतर है। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत विद्वान अपने अध्ययन को केवल सरकार एवं राज्य के ढांचे तक सीमित रखते हैं। देखो, तुलनात्मक राजनीति के जो परंपरागत यानी पुराने विद्वान हैं, जो परंपरागत विद्वान हैं, उनका वो क्या मानते हैं, इसमें राज्य और सरकार के ढांचे तक सीमित रखते हैं इसको। वहीं दूसरी ओर जो आधुनिक विद्वान हैं वो इसका क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें नए नए विषयों को वो डाल रहे हैं, जैसे पद्धतियों का समावेशन लगातार हो रहा है। और जिन ब्लांडेल ने इस मतभेद को दो रूपों में व्यक्त किया है, इसी मतभेद को जिन ब्लांडेल ने दो रूपों में व्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है। प्रथम है सीमा संबंधी विवाद और दूसरा है नामक एवं व्यवहार संबंधी विवाद। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। अब इन्हीं को डिटेल में देख लेते हैं। सीमा संबंधी विवाद, इस संदर्भ में परंपरागत राजनीतिक वैज्ञानिकों ने, इस संदर्भ में जो परंपरागत राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने
कानूनी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए इस बात पर बल दिया है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत केवल संविधान द्वारा स्थापित संस्थानों एवं संविधान द्वारा नियमित राजनीतिक व्यवहार का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके विपरीत व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को ही मुख्य मानते हैं या प्रमुख मानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, सीमा संबंधी विवाद ये हुआ। दूसरा देखते हैं मानक एवं सीमा संबंधी विवाद। मानक का अर्थ संविधान द्वारा निर्धारित नियमों से है। मानक यानी एक पैमाना या एक नियमावली होती है। मानक का अर्थ होता है संविधान द्वारा निर्धारित नियमों से, तथा व्यवहार से तात्पर्य उनके वास्तविक कार्य कारण से है। एक तरफ परंपरागत विचारक संवैधानिक मानकों को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक विचारक मानक की अपेक्षा वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यवहारिक धरातल पर प्राय देखा जाता है कि वास्तविक राजनीतिक व्यवहार संवैधानिक प्रावधानों से मेल नहीं खाता है। तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र सीमांकन के अभाव में बहुत ही विवादास्पद है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है वो सीमांकन के अभाव में काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला पैदा करने वाला है। इसमें सबसे मूल समस्या जो है वह है तुलनात्मक राजनीति में क्या विषय शामिल किया जाए और क्या नहीं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो है इसमें समस्या यहीं पर पैदा होती है। साधारणतः तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत संविधान, दबाव समूह, राजनीतिक दल, कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है, निर्वाचन, लोक प्रशासन इत्यादि का विश्लेषण किया जाता है। आजकल तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र में पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं उनके साथ साथ एशियाई, अफ्रीकी, लैटिनी अमेरिका एवं तृतीय विश्व के विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणालियां भी इसके अध्ययन क्षेत्र का मुख्य भाग हैं एवं इसमें अंततः अनुशासनात्मक उपागम पर भी बल दिया जा रहा है। तो ये पूरा डिस्कशन था इसके बारे में, इसकी प्रकृति, स्वरूप, क्षेत्र, विषय क्षेत्र, इस चीज़ के बारे में दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की सीमाएं, बाधाएं। ठीक है, क्या है तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन जब हम करते हैं तो उसकी क्या सीमाएं हैं और क्या बाधाएं सामने आती हैं उसके अध्ययन के दौरान। पहला है पर्याप्त सूचना का अभाव होना। इसको आप ऐसे जो है इसकी हेडिंग वगैरह लिख लीजिएगा, इसको अंदर जो इसका हेडिंग के अंदर है उसको समझ लीजिएगा और हेडिंग उतार लीजिए, जिससे आपको पेपर में अच्छे से रिवाइज करने का मौका मिल जाए जल्दी से। तो पहली जो हेडिंग है हमारी वो है पर्याप्त सूचना का अभाव। राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के मध्य तुलना हेतु सूचना एवं तथ्यों की आवश्यकता होती है, जबकि कई देशों से सूचनाएं एकत्रित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखो, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जब तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं, जिसमें पहले हमने डिस्कस करा पर्याप्त सूचना का अभाव होता है। देखो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। जैसे आप नॉर्थ कोरिया की बात कर सकते हो, चाइना की बात कर सकते हो। तो ऐसे में वहाँ की मीडिया भी इतनी ज़्यादा मतलब सशक्त नहीं है, इतनी फ्रीडम उसको नहीं मिली हुई, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना कि क्या चल रहा है देश के अंदर, कैसी सरकार चल रही है, क्या जो है सरकार एक्शन ले रही है, इन सभी की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ पाती। तो तुलना करने में कहीं ना कहीं अभाव या कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। इसके बारे में यही दिया गया है। अगला देखते हैं चर कारकों की अधिकता, यानी चर या कारकों की अधिकता। राजनीतिक प्रणालियों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए अनेक कारकों की आवश्यकता होती है जो राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होती है। इसमें आर्थिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारक प्रमुख हैं। राजनीतिक प्रक्रिया में सैकड़ों मतदाताओं, प्रशासकों एवं नेताओं का सक्रिय योगदान रहता है। कई बार सामाजिक एवं आर्थिक कारक
सांस्कृतिक कारकों में इतना घुल मिल जाते हैं कि किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन हो जाता है। ठीक है। मानक और व्यवहार में अंतर। तीसरा ये पॉइंट है हमारा क्वेश्चन का। तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है वो अत्यधिक कठिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसका जो सरोकार है, मानक है, और सरोकार मानक और व्यवहार दोनों से है। ठीक है। विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का स्वरूप कैसा है या विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का स्वरूप कैसा हो सकता था आदि सवालों में बहुत अंतर होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर होता है। उदाहरण स्वरूप इसे देख सकते हैं। कहीं तो उदाहरण स्वरूप अधिकतर देशों के संविधान में जिन आदर्शों पर जोर दिया जाता है व्यवहारिक राजनीति में उन्हें इतना महत्व नहीं दिया जाता। तो ऐसे यानी जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं नागरिकों के लिए या जो नागरिकों को शक्ति दी गई है उनका एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छे से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो इससे भी हमें तुलना करने में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, क्योंकि तुलना की जाती है किस बेस पर, फिर तुलना किस बेस पर की जाए, उस बेस पर जिस बेस पर मतलब उसके संविधान में वो दिखाए गए हैं या जो जिस स्तर पर वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं उस स्तर पर जो हमें तुलना करनी है। तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम या इश्यू माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं इसको तुलना करने में। आइए निष्कर्ष देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि आगे भी टाइम नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला पार्ट इसका आज शाम तक आ जाएगा और पूरे 7-8 क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसको अच्छे से आप 2-3 बार वीडियो देखिए। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अच्छे से और उसके बाद पढ़ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। साथ ही अब इसको निष्कर्ष पढ़कर ख़त्म करते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण से हम देश विशेष की संस्थाओं का गहराई से अध्ययन करके उपस्थित समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। इसके द्वारा छात्र, शिक्षक, राजनीतिक विद्वान, राजनीतिज्ञ एवं नौकरशाहों को उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। यानी इसमें वही दिया गया है जो हमने ऊपर पढ़ा कि जब हम राजनीतिक क्षेत्र में तुलना करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमें जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट मिलते हैं? राजनीतिक विद्वानों को, राजनीतिज्ञों को इसके बारे में नॉलेज पहले ही हो जाती है कि क्या डिसीज़न लेना है, क्या डिसीज़न बेहतर रहेगा किसी देश की सरकार को चलाने में, या बहुत सारे पहलू इसमें काम आते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो शाम तक आ जाएगी इसी टॉपिक के, इसी चैप्टर के बारे में, और 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको भी देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।